हेलो डियर, वेलकम टू हरिओम क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ज्योग्राफी को भूगोल में पढ़ने वाले हैं। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। भूगोल को जो भूगोल है, इसको हिंदी में इसके अगर देखा दो खंड में विभाजित किया जाए तो उसको हिंदी में कहेंगे भू प्लस ग्लो। भूगोल, भू में होता है पृथ्वी और गोल तो इसका जो आकार है, अर्थात इसके बारे में हम कहेंगे तो वर्णन करना के बता देंगे। वर्णन करना मतलब भूगोल का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी देखते हैं, ज्योग्राफी देखते हैं तो ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। इरोटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। इरोटोस्थनीज जो यूनानी के थे तो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरोटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी जो है इसको दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। इसको जियो को हिंदी में कहते हैं भू और ग्राफी को हिंदी में कहते हैं वर्णन। इसको हम पृथ्वी कह सकते हैं और इसको वर्णन करना। तो ज्योग्राफी में देखते हैं कि इसको पृथ्वी और इसका जगह वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। हमारी ज्योग्राफी की जो परिभाषा है वो यहीं पर नहीं समाप्त हो जाती है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाती है, भूगोल कहलाता है। बल्कि पृथ्वी इसके संबंध में पृथ्वी के ऊपर देखते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो जाती है। पृथ्वी ये हमारा कोई स्थलखंड होगा जिस पर हम लोग निवास करते हैं। ये स्थलखंड हो गया, ये हमारा हो गया स्थलखंड। ये स्थलखंड होता है। स्थलखंड के इसके ऊपर, अर्थात इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा वायुमंडल। इसके ऊपर होगा वायुमंडल और इसके जो नीचे होगा ये होगा हमारा, अर्थात नीचे मतलब गर्भ। पृथ्वी के गर्भ के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में क्या है। अर्थात मानव जीवन को, जो मानव जीवन है उसका जो सरफेस है, तो मानव जीवन के बारे में उसके चारों तरफ क्या क्या है, उसके पर्यावरण कैसा है, वायुमंडल कैसा है, जैवमंडल कैसा है, उसकी वहाँ की मतलब स्थान कैसा है, उसका विस्तार कैसा है, उसमें कैसी कैसी प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त की हैं, प्रदत्त की गई हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नीचे हो जाएगा हमारा जलमंडल। जलमंडल तो अर्थात इसके यहाँ पर भी नहीं सीमित हमारी खत्म होती है पृथ्वी का, अर्थात हमसे इससे भी ऊपर हमको पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि भूगोल में एक विद्वान आते हैं, उनका नाम है हिकेटियस। भूगोल में आते हैं हिकेटियस। हिकेटियस एक ऐसे भूगोल वेत्ता हैं जो सबसे पहले इन्होंने ही भूगोल को सबसे पहले एक अच्छी भौगोलिक स्थिति और प्रदान की थी हिकेटियस। इन्हें भी थोड़ा बहुत जगह देखा जाए तो इन्हें भी भूगोल का जनक कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली रूप से अगर कहा जाए तो इरोटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाएगा। प्रॉपरली हम देखते हैं कि भूगोल को जो एक भौगोलिक दृष्टि के रूप में एक अच्छा क्रमबद्ध भूगोल को जो जिसने व्यवस्थित किया, उसमें जो श्रेय प्राप्त होता है वो यूनानी को प्राप्त होता है, क्योंकि यूनान के निवासी ही थे हमारे कौन, इरोटोस्थनीज। इरोटोस्थनीज हमारे जो थे वो जो है यूनानी थे। इरोटोस्थनीज ये जो है यूनानी थे। यहाँ पर हम हिकेटियस की बात किए थे, तो हिकेटियस की इनकी एक पुस्तक है पृथ्वी का वर्णन। इनकी एक पुस्तक है पृथ्वी का वर्णन। इसी पुस्तक में इन्होंने भूगोल के बारे में प्रयोग किया था। अगर देखते हैं कि
पृथ्वी के बारे में जो भूगोल है, तो भूगोल शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया था। इराटोस्थेनीज ने भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द, जो इसका जो शब्द है ये भूगोल शब्द है, तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग ये किसने किया? इसको क्या सर्वप्रथम? इराटोस्थेनीज ने। इराटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और भूगोल को एक विषय के तौर पर पढ़ने का जो समय प्रारंभ हुआ वो 19वीं सदी में भूगोल को एक विषय का दर्जा प्राप्त किया गया। और विषय के रूप में 19वीं सदी में भूगोल को पढ़ा जाने लगा विषय के तौर पर। अगर देखा जाए कि भूगोल को एक मतलब वैज्ञानिक के तौर पर वायुमंडल, जलमंडल, इस प्रकार से अगर अध्ययन किस सदी में प्रारंभ किया गया, तो इस प्रकार का अध्ययन सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी से प्रारंभ किया गया कि भूगोल जो है वो पृथ्वी के बारे में, मानव जीवन के सरफेस के बारे में, उसके वातावरण के बारे में, वो भूगोल से संबंधी हम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भूगोल देखते हैं कि हम कि भूगोल जो है वो भूगोल हमारे यहीं पर नहीं ख़त्म हो जाता है कि हम पृथ्वी का वर्णन कर दें या हम जो है उसके सरफेस के बारे में जान जाएं, उसकी परत के बारे में जान जाएं, बल्कि भूगोल बहुत ही व्यापक है। इसको हम एक धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे श्रेणी से बढ़ते हुए हम उसको अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, जहां पर भूगोल जो है एक अपना बृहद रूप लेता है कि भूगोल का क्या भूगोल है, असलियत में भूगोल है क्या। भूगोल को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि हम ये जानते हैं कि भूगोल से हम अपने वातावरण के बारे में जानते हैं कि हम किस वातावरण में निवास करते हैं, हमारा सरफेस कैसा है, हम ये प्रकृति से प्रदत्त एक बात और भूगोल में है कि भूगोल की परिभाषा जो है अगर देखा जाए तो भूगोल की परिभाषा यह है कि मानव जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, प्रकृति से प्रदत्त सारी वस्तुओं का उपभोग जो व्यक्त करता है वही भूगोल है। और इसी में स्ट्रेबो एक हैं, स्ट्रेबो भूगोलवेत्ता हुए हैं। स्ट्रेबो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक भूगोलवेत्ता है स्ट्रेबो। तो स्ट्रेबो ने भूगोल की परिभाषा जो दी है वो बताया है कि जो भूगोल है वो पृथ्वी की वो वस्तुएं हैं, पृथ्वी के जो मतलब जीवन है उसका स्वर्ग में एक उन्होंने आभास किया है। पृथ्वी की सारी सुखों का, सारी वस्तुओं का आभास उन्होंने स्वर्ग में किया है। उन्होंने इस प्रकार परिभाषा स्ट्रेबो ने भूगोल की दी है। भूगोल की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो भूगोल होता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल, जलमंडल और क्या होता है मतलब ग्रह, तारे, नक्षत्र, धूमकेतु, जितने भी तारे, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें भूगोल से प्राप्त होती है। भूगोल जो है वो हमारे वातावरण के बारे में सारी चीज़ों का वर्णन करता है। भूगोल को जानने के लिए हम देखते हैं कि इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। भूगोल को इसके दो प्रकार हैं। एक होता है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा जो प्रकार है वो हमारा है मानव भूगोल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ये होता है हमारे भूगोल। अब भौतिक भूगोल है वो भौतिक भूगोल को भी भागों में बांटा गया है, मानव भूगोल को भी भागों में बांटा गया है। भौतिक भूगोल क्या किसे कहते हैं? अगर परिभाषा में तो समझा जाए कि भौतिक भूगोल है क्या, तो भौतिक भूगोल उसे कहते हैं कि जो प्रकृति से प्रदत्त मतलब प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से प्रदत्त सारी वस्तुओं, सारे जो वायुमंडल भी हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, मतलब ये सब जितने प्रकृति से प्रदत्त हैं उनकी जानकारी हम जिसके माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। और मानव भूगोल क्या है कि जैसे जो प्रकृति से प्रदत्त हो गई उनको हो, लेकिन जो आज काल बढ़ रही हैं, आज के समय में जो हमारे वायुमंडल, हमारे आवरण की चारों ओर बढ़ रही हैं वो चीज़ें, उनका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं।
मानव भूगोल के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में अगर देखते हैं तो हमारा जिसे जो स्थल है तो देखते हैं कि एक जो पृथ्वी भी बताया था कि पृथ्वी है, ये हम इस पर निवास करते हैं, ये हमारा स्थल मंडल है, ये मतलब स्थल मंडल हो जाता है। यहाँ पर हमारा वायुमंडल हो जाता है, यहाँ पर हमारा मतलब जल मंडल हो जाता है। तो जो इस परत को कहते हैं इसके भू आंतरिक विज्ञान होता है। पहला हम इसको देखते हैं, अगर भौतिक विज्ञान को देखते हैं तो भू आंतरिक मैक्रोफोर्स जिसको कहते हैं भू आंतरिक विज्ञान। मतलब हम भूगोल से ये प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी में जो हम देख रहे हैं अपने चारों ओर, तो हम देख ही रहे हैं, नदी हैं, झरने हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं। तो क्या पृथ्वी के गर्भ में भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे अलग है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं? उसका अध्ययन हम भू आंतरिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। फिर इसके बाद करते हैं स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं, फिर जैव मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल जो हमारा है, तो भूगोल अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भूगोल जो है वो देखिए पृथ्वी की संरचना के बारे में बताता है। तो इसमें अलग अलग विद्वान हुए, उन्होंने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है कि भूगोल की परिभाषा क्या होगी, भूगोल क्या है। तो उसमें कौन कौन विद्वान है? उसमें स्ट्रैबो हैं, उसमें भूगोल में जो है वो पहले हमारे आते हैं स्ट्रैबो। फिर दूसरे अगर देख लेते हो रेटलेज आते हैं, फिर इसी में आते हैं रेटल, फिर आते हैं कांट। मतलब इस प्रकार अनेकों विद्वान हैं जो भूगोल के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि भूगोल कोई भी चीज़ अगर किसी भी विषय की अगर हम बारे में जिक्र करते हैं या कुछ भी बात करते हैं या पढ़ने के तौर पर अगर बात करते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ विचारधाराएं होती हैं, जिससे उस भाषा का जन्म होता है, जिसको हम अपने परिवेश में लेते हैं। तो इसी प्रकार भूगोल के पीछे भी हमारी दो विचारधाराएँ हैं। इसके पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी हमारे जो है भूगोल के पीछे दो विचारधाराएं हैं। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय की रचना या किसी को अपने परिवेश में ढाला जाएगा, तो इसके पीछे कुछ न कुछ विचारधाराएं होंगी। इसी प्रकार हमारे भूगोल के भी पीछे दो विचारधाराएं हैं, जिसका पहले का नाम है संभववाद विचारधारा और दूसरा वाद है निश्चयवाद विचारधारा। संभववाद और दूसरा हमारा आता है निश्चयवाद। संभववाद में अगर देखते हैं कि संभववाद क्या है, संभववाद विचारधारा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो संभववाद विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक जो भूगोलवेत्ता हुए हैं वाइडर डी ला ब्लास, और इसी में एक और हैं, उनका नाम है फैब्रे। उसी में एक हैं, दूसरा अगर देखते हैं, ये पहले हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे कौन? फैब्रे। उनका नाम है फैब्रे। तो संभववाद विचारधारा ये इसी प्रकार जो निश्चयवाद विचारधारा है, तो निश्चयवाद विचारधारा में रेटलेज और रिटर, ये दो भूगोलवेत्ता इसमें हुए हैं। तो संभववाद विचारधारा जो हो, संभववाद विचारधारा ये बताता है कि प्रकृति से प्रदत्त सारी वस्तुओं का व्यक्ति वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक सभी वस्तुओं का उपभोग वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक, इच्छा पूर्वक, जो मन चाहे वो करे, जो मन चाहे वो ना करे। इस प्रकार प्रकृति से प्रदत्त सारी वस्तुओं का उपभोग मानव व्यक्ति जो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो इसको दिया है वो भूगोलवेत्ता में वाइडर डी ला ब्लास और फैब्रे आते हैं।
इसी प्रकार जो निश्चयवाद विचारधारा इससे थोड़ा सा हटकर है, वैसे ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन थोड़ा सा हटकर है कि इस विचारधारा का मतलब है कि प्रकृति से प्रदत्त सारी वस्तुओं का उपभोग व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक कुछ कम कर सकता है, अर्थात सारी वस्तुओं का उपभोग वो पूर्ण रूपेण से नहीं कर सकता है। इस विचारधारा में निशो और डेटरेलज और रिटर महोदय ये बताते हैं कि व्यक्ति जो मानव है वो प्रकृति से प्रदत्त सारी वस्तुओं का उपभोग वो स्वच्छतापूर्वक पूर्ण रूपेण से कुछ कम कर सकता है। इस प्रकार हम भूगोल के बारे में जानते हैं कि भूगोल किस प्रकार से उसके कितने भाग हैं, किस किस विचारधारा किस भूगोलवेत्ता ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उसमें कैसी कैसी क्या विचारधाराएं हैं। तो इस प्रकार हम भूगोल के बारे में समझते हैं। अब हम आते हैं कि भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या। भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे, हमको हमारे मन में होगा कि भूगोल में पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति, झरने की उत्पत्ति कैसे, नदियाँ कैसी हुई, पहाड़ कैसे हुए, महाद्वीप कैसे हुए, महासागर कैसे हुए। अब हम ऐसे पढ़ लें कि महाद्वीपीय और महासागरीय तट क्या है, तो महाद्वीपीय महासागर ऐसे थोड़ा होंगे। महाद्वीपीय महासागर की स्थापना की, उनकी रचना कैसे हुई, कहाँ से आए, तो इसके पहले हम इनके उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की अगर हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति अगर हम पढ़ते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी कहाँ से आई, पृथ्वी से ऊपर भी कुछ होगा तभी तो पृथ्वी आई। तो पृथ्वी किस में है, तो पृथ्वी हम देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी है। सौरमंडल में अगर पृथ्वी आ जाती है तो सौरमंडल किस में है, तो सौरमंडल हम देखते हैं कि आकाशगंगा में है। आकाशगंगा अगर देखते हैं कि आकाशगंगा कहाँ से, क्योंकि अनेकों तो आकाशगंगाएं हैं, अनेकों मतलब सौरमंडल में ये पृथ्वी एक ही है। इस पृथ्वी के समान अनेकों ग्रह हैं जिसके बारे में ज्ञात ही नहीं है। अगर ज्ञात भी तो वो पृथ्वी के समान अनेक ग्रह हैं, पृथ्वी से बड़े भी हैं। तो पृथ्वी कहाँ से आई, अगर सौरमंडल से आई, और सौरमंडल कहाँ से आया, वो आकाशगंगा से आया। अगर आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा कहाँ से आई, तो आकाशगंगा ब्रह्मांड से आई। तो हम पहले देखेंगे कि हम सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। जो ब्रह्मांड होता है, जो सबसे पहले प्रमुख श्रेय ब्रह्मांड को दिया जाता है, तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, क्योंकि भाई ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाएं के अंतर्गत सौरमंडल है, सौरमंडल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी है। तो सबसे पहले हम ऊपर से श्रेय करेंगे और धीरे धीरे सबकी व्याख्या हम करते हुए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम चलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम देखते हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे प्रमुख जो सिद्धांत आया है वो आया है, देखिए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो सिद्धांत आया है वो महाभियोग सिद्धांत आया, महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोट, जिसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। तो महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है। प्रारंभ में आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोटक सिद्धांत, मतलब एक देखते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा था। वो जो टुकड़ा था वो अत्यंत ही सघन था, तो मतलब बहुत ही उसके अणु जो थे वो बहुत ही आपस में संगठित थे, लेकिन और उसका आयतन कम था। तो आयतन कम है और अणु बहुत ही सघन है, उसमें ताप अत्यधिक है। ताप इतनी मात्रा में है कि वो अणु को विस्फोट करने की अपनी अवस्था में इतनी क्षमता रखता है कि जिसके अंदर वो बांड के अंदर वो बंधा हुआ है उस पिंड को वो तोड़ सकता है।
तो जब 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 किसी हम तो देखते हैं, अगर हम अपने प्रैक्टिकल तौर पर देखेंगे, अगर कोई वस्तु होगी, अगर उसको हम मतलब जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति हैं, उनको एक 10 बाई 10 रूम में अगर इकट्ठा कर जाए और 100 व्यक्ति अगर 10 बाई 10 कमरे में इकट्ठा, तो कैसे इकट्ठा हो पाएंगे? नहीं इकट्ठा हो पाएंगे। और अगर वही उसी व्यक्ति को अगर अच्छे मतलब एक बड़े हाल में कर दिया जाए तो सभी व्यक्ति अच्छे तौर पर अपने अपने स्थान पर रहेंगे। लेकिन अगर उनको छोटे कमरे कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर हावी होंगे और निकलने की कोशिश करेंगे।